जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार दोस्तों। वाई आई रिस्पेक्ट मोदी जी, ये हम सीरीज के अंतर्गत मोदी जी के कुछ ऐतिहासिक कार्यों को सामने रख रहे हैं, जिसके कारण उनके लिए एक्चुअल में दिल से रिस्पेक्ट पैदा होता है। लोक लुभावन कार्य, राजनीतिक हितों से प्रेरित कार्य तो हर राजनीतिक व्यक्ति करता रहता है, लेकिन मोदी जी एक दूरदर्शिता के साथ, एक विजन के साथ कुछ अलग कार्य कर रहे हैं, जिससे वास्तविक अर्थों में लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घकाल के लिए, भविष्य के लिए राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मजबूती सुनिश्चित हो रही है। इसी कड़ी में हम आज आपके सामने पीएलआई स्कीम के माध्यम से मोदी जी ने जो ऐतिहासिक कार्य किया है उसके बारे में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, भारत की कई पैमानों पे तुलना दक्षिण कोरिया से की जाती है, क्योंकि कुछ सिमिलरिटीज भी हमारे बीच में रही हैं। हम 1947 में आज़ाद हुए, साउथ कोरिया 1948 में हमसे एक साल बाद आज़ाद हुआ। हम सामान्यतः अपने उस समय के सामाजिक आर्थिक सूचकांकों को, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को आज़ादी के समय हमारा काफ़ी पुअर मानते थे कि साक्षरता की दर हो, कि औसत जीवन प्रत्याशा हो, कि आईएमआर हो, एमएमआर हो अर्थात शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, इन सभी पैमानों पर भारत की स्थिति खराब थी। लेकिन 1948 में साउथ कोरिया जो आज़ाद हुआ उसकी स्थिति भारत से भी ज़्यादा खराब थी। इसके अलावा हम सामान्यतः भारत के संदर्भ में जब बात करते हैं तो जनसंख्या की बात करते हैं। निश्चित रूप से साउथ कोरिया बहुत छोटा है, लेकिन साउथ कोरिया का जो जनसंख्या घनत्व है वो भारत से भी अधिक है। उसके बाद भी दोस्तों उनका एक प्रेसिडेंट हुआ था पार्क नाम का। उसने, पार्क नामक प्रेसिडेंट ने साउथ कोरिया में 1970 के दशक के आसपास पीएलआई स्कीम की आज हम लोग जैसे भारत में चर्चा कर रहे हैं, जो मोदी जी ने लॉन्च किया है, वैसी ही वीजीएफ स्कीम वो लाया था, वाइबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम। उसने अपने देश की जनसंख्या को सबसे पहले एजुकेटेड और स्किल्ड बनाया, शिक्षा भी दिया और साथ ही तकनीकी कौशल से युक्त बनाया, और वो जो जनसंख्या वहां पे तैयार हुआ उसको एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री में उसने इन्वॉल्व किया। केवल अपने देश के लिए उत्पादन करके साउथ कोरिया आगे नहीं बढ़ सकता था, इसलिए उन्होंने निर्यात आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया। अपने देश के औद्योगिक समूहों को वीजीएफ स्कीम अर्थात वाइबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के माध्यम से उन्होंने पूरी दुनिया में छा जाने का अवसर प्रदान किया। और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट पार्क के विजन का ही परिणाम था कि आज हम सबके हाथों में सैमसंग की मोबाइल होती है। ये 1970 के दशक में पार्क के उसी सोच की पैदाइश थी। आज हम सबके घरों में एलजी की टीवी और फ्रिज होती है, वह भी पार्क प्रेसिडेंट के उसी समय की इस सोच की पैदाइश थी। आज दुनिया में हुंडई की कारें दिखती हैं, वो पार्क प्रेसिडेंट के उसी समय के बीजेपी की सोच के कारण ही थी कि उन्होंने एग्रेसिवली इन इंडस्ट्रीज को आगे किया और दुनिया के एक्सपोर्ट बाजार में छा जाने का अवसर प्रदान किया, और उनको आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए जो नुकसान अगर कहीं होता था तो उसके लिए वीजीएफ अर्थात वाइबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से आर्थिक सहायता का सिस्टम बनाया, ताकि देश के पूरे युवा, पूरी जनसंख्या जो शिक्षित भी थी और तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित भी थी, उसको इन्वॉल्व करके, उसको बेहतर रोजगार दे करके पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट बाजार में छा जाने की उनकी रणनीति थी। और वो एक्सपोर्ट बाजार में कोरियन कंपनी, साउथ कोरिया की कंपनियां छा गई, और उससे देश को बेहद अधिक, बहुत बड़े अमाउंट में टैक्स मिले, और देखते ही देखते साउथ कोरिया एक विकासशील से विकसित राष्ट्र में कन्वर्ट हो गया। दोस्तों, आने वाले दशकों में जब भारत का डेवलपमेंटल इतिहास लिखा जाएगा, भारत का विकास का इतिहास लिखा जाएगा, तो मोदी जी के वर्तमान में किए जा रहे पीएलआई संबंधी प्रयासों को, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव संबंधी उनके जो प्रयास हैं, उसको पार्क प्रेसिडेंट की तरह ही
साउथ कोरिया के पार्क प्रेसिडेंट को आज हम याद करते हैं कि कैसे साउथ कोरिया एक डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी में बदल गया, विकासशील से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया। वैसे ही भारत भी विकासशील से विकसित राष्ट्र की जो गाथा भविष्य में लिखी जाएगी उसमें मोदी जी के PLI स्कीम का निश्चित रूप से बहुत बड़ा स्थान होगा। दोस्तों, दुर्भाग्य की बात रही कि आजादी के इतने दशकों बाद भी हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर थे। पूरे देश में हर चीज के लिए बाहर से बनी हुई चीजों को देश के अंदर भर दिया जाता था, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, हमारे मोबाइल हो, टीवी हो, टेलीविजन हो, LCD हो, LED हो, डिफेंस के प्रोडक्ट्स हो, फार्मास्यूटिकल के दवाइयों की कंपनियां दवाइयों के प्रोडक्ट्स हो, व्हाइट गुड्स अर्थात AC, टीवी, फ्रिज जैसी चीजें हो, ये सब बाहर में निर्माण होता था, विदेशों में निर्माण होता था और मेड इन चाइना या दूसरे जगह से बन के इंडिया में भर दिए जाते थे। इसी स्थिति को बदलने के लिए और देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बना करके देश में बेहतर निवेश की परिस्थितियों को उत्पन्न करके देश की युवाओं को बेहतर रोजगार मिल सके और हम आयातक से बदल करके निर्यातक बन सकें, देश मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट हो सके और देश को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सके, इस विजन के साथ मोदी जी ने कोरोना के कालखंड के समय से लगातार PLI स्कीम लॉन्च किए हैं। आज हमारे देश में मोदी जी की लीडरशिप में 14 सेक्टर में $26 बिलियन का कभी कैलकुलेट करिएगा कि $1 बिलियन से कितने रुपए हमारे क्रिएट होते हैं। तो इससे $26 बिलियन के बड़े अमाउंट का PLI स्कीम मोदी जी ने 14 सेक्टर में लॉन्च किया। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, डिफेंस से रिलेटेड चीजें हैं, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड चीजें हैं, API अर्थात एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से जुड़ी हुई चीजें हैं, क्लीन एनर्जी मैंने जिक्र किया, फूड प्रोसेसिंग, मेडिकल डिवाइसेस, टेलीकॉम, व्हाइट गुड्स, इन सारे सेक्टर में देश में ही निर्माण हो सके और देश मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके, इस दृष्टिकोण से 14 सेक्टर में मोदी जी ने एक विजन के साथ, एक दूरदर्शी सोच के साथ $26 बिलियन का PLI स्कीम देश में लॉन्च किया है। अब हम इसीलिए देख रहे हैं कि एप्पल के फोन मेक इन इंडिया हमारे हाथों में आने लगे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मोदी जी ने मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट लाया। उसके तहत मान लीजिए एक LCD का निर्माण हो रहा है, एक टीवी का निर्माण हो रहा है, तो उस पर जो बनी बनाई फिनिश प्रोडक्ट थी, बनी बनाई चीज थी, उसको अगर कोई आयात करता है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया और उसी चीज को अगर भारत में निर्माण करना है उसके लिए जिन कंपोनेंट्स की जरूरत थी उन पर टैक्स घटाने का काम मोदी जी ने किया मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट के साथ। इससे ऑटोमेटिक भारत देश के अंदर निर्माण करने से माल सस्ता बनता है और किसी भी कंपनी को, किसी भी निवेशक को अधिक लाभ होता है। इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिक रूप से प्रोत्साहित होती गई। इसके साथ अप्रैल 2020 में सबसे पहले मोदी जी ने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए PLI स्कीम लाया। उसके बाद इसका विस्तार करते हुए, जैसा कि मैंने जिक्र किया, 14 सेक्टर में $26 बिलियन की PLI स्कीम लॉन्च की गई। अगर कोई निवेशक नया निवेश करता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में, क्लीन एनर्जी के सेक्टर में, टेलीकॉम के सेक्टर में, मेडिकल डिवाइस के सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में, टेक्सटाइल के सेक्टर में, इन सब सेक्टरों में अगर कोई नया निवेश करता है और नया निवेश करता है और नए लोगों को रोजगार देता है, प्रोडक्शन बढ़ाता है, देश पे आयात की निर्भरता को कम करता है या उसका देश से निर्यात सुनिश्चित करता है, तो ऐसी स्थिति में उसको 5 से 8% इन सेक्टर में निवेश करके नया प्रोडक्शन करने के लिए अतिरिक्त पैसा दिया जाता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से। यह क्रांतिकारी कदम मोदी जी ने कार्य किया है। दोस्तों,
हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर में एकात्म पथ है, जिससे होकर के हम मंत्रालय, सेक्रेटेरिएट, डायरेक्टरेट की ओर जाते हैं, महानदी भवन, इंद्रावती भवन की ओर जाते हैं। उसके सामने ही 20 एकड़ की जमीन ईवी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए, ईएमसी के लिए, सॉरी ईवी नहीं, ईएमसी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए 20 एकड़ की जमीन वहां पर आरक्षित है, लेकिन उस पर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी ही जगह पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए पीएलआई स्कीम हम लागू कर सकते हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश में, मैसूर में, कर्नाटक में अनेक जगहों पे इस डायरेक्शन में काम हुआ मोदी जी के पीएलआई स्कीम के अंतर्गत। तो दोस्तों, इस तरह की पीएलआई स्कीम ला करके देश को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है, भारी निवेश इससे पैदा किया जा रहा है और देश की युवाओं को क्वालिटी वाला रोजगार इससे प्राप्त हो पा रहा है। और मैं मानता हूं कि इस तरह के जो कार्य मोदी जी कर रहे हैं वो क्षणिक, तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए किए जाने वाले लोक लुभावन कार्य नहीं है। 26 बिलियन डॉलर को ऐसे ही बांट दिया जाता तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को खुश किया जा सकता था तात्कालिक रूप से, लेकिन देश उससे आर्थिक रूप से, टैक्स कलेक्शन की दृष्टि से और दीर्घकालिक रूप से मजबूत नहीं बन पाता। और जब इस तरह से देश मजबूत बनेगा तो हम स्कूल बनाने का काम, अस्पताल बनाने का काम, शिक्षा का काम, स्वास्थ्य का काम, गरीबों के लिए काम, बुजुर्गों के लिए काम हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों, इस तरह के लॉन्ग विजन के साथ मोदी जी कार्य कर रहे हैं, इसीलिए मैं विशेष रूप से इस तरह के जो उनके कार्य हैं उसके लिए उनको विशेष रूप से अपने दिल से रिस्पेक्ट करता हूं और इसी तरह के कार्यों को इस सीरीज में व्हाई आई रिस्पेक्ट मोदी जी के अंतर्गत आपके सामने ला रहा हूं। मैं कुछ अन्य बिंदुओं के साथ आगे भी उपस्थित होता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।